नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और इस समय संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे हम स्त्रियों के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। नायिका विवेचन, विशेष करके कामशास्त्र के अनुरूप रति रहस्यकार ने जिसको प्रस्तुत किया है। कल हमने पद्मिनी के बारे में जाना। शास्त्रों ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ स्त्री का प्रकार है। मैंने आपसे कहा कि नहीं, ये श्रेष्ठ जिसके लिए है उसके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें यहां किसी फिल्म की हीरोइन नहीं बनानी है। हमें यहां चित्र में उसको नहीं रखना है। हमें तो जीवन साथी बनाना है। और जब जीवन साथी बनाना हो तो अपने गुणों के अनुकूल गुण देखने चाहिए, न कि श्रेष्ठ गुण देखने चाहिए। भाई, चीनी मीठी होती है, शहद मीठा होता है, बहुत सारी चीजें मीठी हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं। लेकिन अगर आप दाल बना रहे हैं तो उसमें नमक की उपयोगिता पहले है। ऐसा नहीं कर सकते कि दाल बना रहे हैं तो अब नमक की जगह चीनी डाल दें उसमें। अनुपात में हमारे यहां गुजरात में दाल मीठी बनती है, लेकिन नमक डाला जाता है, उसको थोड़ा मीठा किया जा सकता है। तो यहां पे भले ये कहा गया हो शास्त्र के अनुसार कि पद्मिनी सबसे श्रेष्ठ है, नहीं। आप किस कक्षा में हैं, आपका कैडर क्या है, आपके लिए उपयुक्त क्या है, वही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ नायिका है। तो आज हम चर्चा करेंगे चित्रिणी की। सुगति रनति दीर्घा नाति ह्रस्वा कृशांगी स्तन जघन विशाला काक जंघो नतोष्ठी मधुसुरभिरतांबु कंबुकंठी चकोर स्वर वचन विभागा नृत्य गीतादि विघ्न। भाई, चाल जिनकी बड़ी ही सुंदर होती है, लेकिन ये न तो बहुत ज्यादा हाइट होगी और ना ही बहुत छोटी होंगी, न ये बहुत मोटी होंगी और ऐसा भी नहीं कि एकदम पतली हो, ऐसा भी नहीं होगा। इनके स्तन, इनके जघन यानी नितंब और स्तन दोनों ही विशाल यानी बड़े होंगे। पद्मिनी की अपेक्षा चित्रिणी के स्तनों को बड़ा बताया गया। काक जंघोन्नतोष्ठी, इनके होठ जो हैं वो परिमाण में ज्यादा उन्नत होंगे, ऊंचे होठ होंगे। देखिए, चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे कि होठों का भी सीधा संबंध जो है वो किस प्रकार से जननांगों के साथ है, इसकी भी चर्चा आगे आएगी, तब करेंगे। मधु सुरभिरतांबु, मधु यानी मधुर, सुरभि यानी सुगंधि से युक्त, रति अंबु यानी जो रजो दर्शन होता है। देखिए, प्रत्येक स्त्री जब रजो दर्शन होता है यानी जब मासिक स्राव होता है तो उनके मासिक में से एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है और उस गंध के आधार पे भी ये निश्चय किया जा सकता है कि ये स्त्री किस कक्षा की है। अब चूंकि ये घर वालों के लिए तो सरल है, लेकिन बाहर वालों के लिए संभव नहीं है। ये निश्चित है कि जिस प्रकार की गंध उनके मासिक में से आएगी, उनके शरीर में से भी
कुछ उसी प्रकार की सुगंध अथवा दुर्गंध आएगी। अब आप कहेंगे कि साहब सुगंध तो किसके पसीने में से आती है? सभी के पसीने में से दुर्गंध ही आती है? नहीं भैया, कुछ पसीने ऐसे होते हैं जो आपको सिर में दर्द नहीं करते हैं, जिनको आप सहन कर सकते हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि कुछ पसीने तो ऐसे होते हैं जो आपको आनंदित भी करते हैं, लेकिन कुछ पसीनों में से ऐसी दुर्गंध आती है कि आप खड़े नहीं रह सकते हैं या आप बाजू में बैठ नहीं सकते। इस अंतर को समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मधु यानी जो मिष्टी प्रकार का हो, ऐसी सुगंधी कंबुकंठी चकोर, इनका कंठ जो है थोड़ा लंबा और शंख के समान या मोर के समान आप कह सकते हैं, कंबुकंठी होगी। स्वर वचन विभागा नृत्य गीत आदि विघ्ना, इनको बड़े बोलने में एक्सपर्ट होंगे, नृत्य गीत आदि के जानकार होंगे, यानी ये कला प्रिय होगी। अब देखिए, पद्मिनी की चर्चा जब की तो ये कहा कि वो गुरु सुर द्विज पूजा, गुरुओं की, ब्राह्मणों की और देवताओं की पूजा करने वाली, यानी बहुत धार्मिक वृत्ति की होगी। यहां पे जब बात की तो ऐसी चर्चा नहीं की है। यहां ये कहा कि ऐसी स्त्रियां जो हैं वो कला रसिक होंगी, नृत्य गीत आदि की जानने वाली होंगी। मदन सदन मस्या वर्तुलोच्छूनमंत प्रकृति चपल दृष्टिर बाह्य संभोग रक्ता मृदु मदन जलाढ्यम लोमभिर्नाति सांद्रई रसयति मधुराल्पम चित्रणी चित्र रक्ता। अब भैया जरा बात करते हैं इनके योनि प्रदेश की। तो मदन सदन अश्या वर्तुलोच्छून मनता, देखिए यहां पे जब पद्मिनी की योनि की बात की तो ये कह दिया कि जैसे कमल का जो कोपल भाग है इस प्रकार की आकृति होगी, यहां कहते हैं वर्तुलाकृति होगी। अब आप कहेंगे कि इसको हम कैसे समझें, हम तो नहीं देख सकते हैं, तो इसका अनुमान किस प्रकार से लगेगा, इसको कैसे जानेंगे? भैया सब चीजें आपके जानने की नहीं है, स्त्री को भी स्वयं को पहचानना है, क्योंकि उसको सामने, अपने सामने वाले व्यक्ति की पसंदगी उसको भी करनी है। मैंने आपसे कहा कि पुरुष के लिए तो बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा सरल है कि वो स्वयं को पहचान ले कि वो शश कक्षा में आता है, वृषभ कक्षा में आता है, अश्व कक्षा में आता है, पर स्त्री स्वयं को कैसे पहचानेगी? तो उसके लिए यहां पे जो चर्चाएं की गई हैं ये बड़ी स्वाभाविक हैं। तो वर्तुलाकार होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि मृदु मदन जलाढ्यम लोम भिर नाति सांद्रे, जब ये कामासक्त होंगी, जब इनके मन में रति जागृत होगी, तो जो प्रवाहित, जिसको क्षरण कहते हैं, वो बड़ा ही मृदु मदनम, दुर्गंध नहीं आएगी उसमें से, और लोम भिर नाति सांद्रे, इनकी योनि जो है वो बहुत अधिक रोम राशि से ढकी नहीं होगी। प्रकृति चपल दृष्टि, प्राकृतिक रूप से चंचल दृष्टि इनकी भी होती है,
बाह्य संभोग रखता। अब आप कहेंगे बाह्य संभोग क्या है? तो बाहरी संभोग वो होता है जो पद्मिनी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो तो गाढ़ लज्जा है, वो तो अत्यंत शर्म वाली है। लेकिन ये स्वभाव से ऐसी होगी कि अगर आपसे बात कर रही है तो बात करते करते कंधे से कंधा धक्का मारना, आपके शरीर पे शरीर का स्पर्श करना। अनेक बार तो ऐसा भी है कि ताली देना या शरीर को गुदगुदाना, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं इनको बाह्य संभोग कहा गया है। यानी इनको स्पर्श से अधिक, क्योंकि पद्मिनी की तरह लज्जाशील नहीं होती हैं, इसलिए इनको स्पर्श से कोई परहेज नहीं होता है, इसलिए इनको बाह्य संभोग रखता कहा गया है। रसयति मधु अल्पम, भोजन इनको मधुर भोजन प्रिय होता है, मीठा अधिक खाना अच्छा लगता है। और अल्पम, थोड़े मात्रा में खाते हैं, बहुत खाना नहीं। ऐसी अत्यंत आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ऐसे गुणधर्म वाली जो स्त्री होती है उसको चित्रिणी कहते हैं। देखिए, पद्मिनी जो है वो अपने सौंदर्य से आपको आकर्षित कर सकती है, अपनी धार्मिक वृत्ति से आपको आकर्षित कर सकती है, अपनी कुछ रिजर्व बातों से आपको आकर्षित कर सकती है। लेकिन चित्रिणी के स्वभाव में वो सारी बातें हैं जो एक पुरुष को आकर्षित करती हैं। स्तनों का बड़ा होना, नृत्य गीत इत्यादि में रति होना, बहुत लज्जा नहीं है तो आपके साथ बात वगैरह करने में भी उनको कोई परहेज नहीं होता है। बात करते करते शारीरिक स्पर्श वगैरह भी अगर हो जाए तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसा स्पर्श नहीं है कि स्तनों का स्पर्श कर लिया जाए या आलिंगन या चुम्बन कर लिया जाए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। बस बात करते करते, मैंने कहा कि जैसे ताली देना या एक दूसरे को उंगली करना, इस प्रकार के जो स्पर्श हैं ये उनकी बात है। तो ऐसी स्त्री के साथ में प्रत्येक पुरुष बात करना चाहता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, इसीलिए इसको चित्रिणी कहा गया है। अब आप कहेंगे कि यहां लिंगानुपात की तो कोई बात ही नहीं हुई। ये बिल्कुल आप मान लीजिए कि पद्मिनी से ऊपर है, यानी 6 अंगुल का परिमाण तो पद्मिनी का अगर आप मानते हैं तो यहां आप 9 से नीचे रहिए, 6 से ऊपर जाइए। इस प्रकार की एक कैटेगरी यहां पे अलग से स्थापित की रति रहस्यकार ने। अब इसके बाद संखिनी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन जीवन में चित्रिणी नायिका जो है यही अधिकांशतः पाई जाती हैं। पद्मिनी की कक्षा की नायिकाएं बहुत कम होती हैं, चित्रिणी कक्षा की स्त्रियां सर्वाधिक होती हैं। लेकिन गुणधर्म उनको चित्रिणी में रखें या संखिनी में ले जाएं, ये आप अगले वीडियो के बाद तय कर पाएंगे। क्योंकि विशेषताएं जो है ना, पद्मिनी की कुछ विशेषताएं चित्रिणी में रहेंगी और कुछ उनकी अपनी विशेषताएं हैं। चित्रिणी की कुछ विशेषताएं संखिनी में जाएंगी, कुछ उनकी अपनी विशेषताएं आएंगी। यहां पे जो वर्णन रति रहस्यकार ने किया है, लगभग इसी प्रकार का वर्णन अनंगरंग और अन्य रचनाओं में भी पाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, और आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र, और उसमें इस समय समयोचित चर्चा चल रही है रति रहस्य की।